Good morning everyone. My name is Shivam and here are the news headlines that we'll be taking. तो पहला न्यूज़ है global steel prices remain under pressure according to the finance ministry. The second is IT department attaches properties worth rupees 18,400 rupees crore under Benami Act. Third, India to export green energy to Singapore from 2025. Fourth, second penalty has been imposed by Competition Commission of India, fines Google rupees 936 crore for anti-competitive Play Store policies. Fifth, rupee rises 7 paise to close to at 82.81 against US dollar. Sixth, credit offtake stays in the double-digit growth curve. Seventh, SBI, according to RBI guidelines, credit cards in force fall for the second straight month as issuer shut inactive cards. Eighth, the upper layer NBFC seeks RBI counsel on simplified ownership for banks conversion. Ninth, the Dhanlaxmi Bank gets relief from Kerala High Court. 10th, there is a challenging job for Rishi Sunak, who becomes the UK's Prime Minister. 10th, CAG said to conduct comprehensive audit of the country's health sector. 11th, several startups in India may lose their unicorn status, says the report. 12th, RBI's liquidity infusion is the largest since April 2019 as surplus sinks. So these are the news headlines that we'll be taking today and we'll be going giving a brief. मैं brief में आपको explain करूंगा और बताऊंगा कि इसमें क्या concept involved है. तो चलिए start करते हैं. पहला न्यूज़ है कि global steel prices remain under pressure. ठीक है, तो फिर ये जो क्या हो रहा है ना कि इंपोर्ट हमने इस साल जो इंपोर्ट किया है दैट इज़ अराउंड 29,793 करोड़ का हमने इंपोर्ट किया है. अगर हम एक्सपोर्ट का बात करें तो एक्सपोर्ट हमने किया है अराउंड 31,049 रुपीज़ का. तो इससे क्या हो रहा है कि हमें एक सरप्लस जनरेट हुआ है इस साल का. बोले तो स्टील ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, हम लोग सरप्लस जनरेट कर पाए हैं. मगर इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है कि जैसे पॉजिटिव एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट पॉजिटिव है, सरप्लस भी जनरेट हुआ है, पर ये जो है अप्रैल से सितंबर मंथ के पीरियड में ऐसा हो पाया है. ठीक है, अप्रैल से सितंबर 2022. पर इसमें जो प्रॉब्लम यह है कि ग्लोबल टर्मोइल बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है. ग्लोबल टर्मोइल होने से क्या क्या टर्मोइल है, जैसे कि हम बात करें तो रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है. ठीक है, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट. दूसरा का अगर टर्मोइल का बात करें तो रॉ मटेरियल जो है वो उसमें कंस्ट्रेंट आ गया है इस वॉर के वजह से. स्पेशली रॉ मटेरियल जो है स्टील बनाने के लिए क्या क्या यूज़ होता है, आयरन ओर यूज़ होता है, कोल यूज़ होता है, तो कार्बन यूज़ होता है. तो इसमें प्रॉब्लम हो रहा है. लॉजिस्टिक्स में इश्यूज़ में आ रहे हैं, मतलब सामान लाने ले जाने या स्टील का ट्रांसपोर्टेशन करने में इसमें प्रॉब्लम हो गए हैं. अनसर्टिनिटीज़ बहुत ज़्यादा है. करेंसी मार्केट में बात करें तो बहुत सारा अनसर्टिनिटीज़ आ गया है. फिर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है रीइमर्जेंस ऑफ कोविड 19 जो है जो चाइना में है राइट नाउ, फिर से रीइमर्ज हुआ है. इससे क्या हो रहा है, चाइना में जो प्रॉपर्टी का जो काम है ना, प्रॉपर्टी मार्केट वो सिंक कर रहा है. तो प्रॉपर्टी मार्केट जो है ये बहुत ज़्यादा डिमांड करता है स्टील का. अब क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट सिंकिंग हो रहा है तो फिर डिमांड नहीं हो पा रहा है, जिस कारण की स्टील का डिमांड अब घटने वाला है. तो दिस इज़ अ मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर जिससे कि डिमांड इम्पैक्ट हो रहा है. उसके बाद फिर है प्राइस जो है वो प्रेशर में आ गया है. क्यों? क्योंकि जो यूरोप का जो इकोनॉमी है राइट नाउ, वहाँ पे एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है. एनर्जी कॉस्ट है तो फिर प्राइसेस वहाँ का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा बढ़ गया है. तो इस कारण से डिमांड बहुत ज़्यादा वीक है यूरोपियन मार्केट्स में. और फिर लास्टली तो हमें पता ही है कि रिसेशनरी कंडीशंस आ रहे हैं यूएसए में, स्पेशल डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में, यूरोपियन यूनियन में. तो रिसेशन के कारण क्या होता है कि डिमांड बहुत कम हो जाता है. डिमांड कम होने से लोग अपने पैसे बेसिकली बैंक में पार्क करने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है स्टील का डिमांड जो है भी अफेक्टेड होगा. सो दिस इज़ द मेजर चैलेंजेस दैट इज़ राइट नाउ बीइंग फेस्ड बाय द स्टील, global steel. So we are yet to see what will happen later on. And if we talk about the current scenario, there is an increase, but we can see that there is also a slowdown बोले तो कहाँ, देखिए द मेजर इंपोर्टर जो होता है हमारे स्टील का वो होता है बेल्जियम. बेल्जियम इज़ ए पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन में अभी हम लोग बात किए कितने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं धीरे धीरे. फिर सेकंड इज़ द डिमांड फ्रॉम द वियतनाम. वियतनाम से भी बहुत ज़्यादा स्टील का डिमांड होता है, वियतनाम एंड यूएई.
और इन दोनों इकोनॉमीज से भी स्टील के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो दैट इज़ अफेक्टिंग द ग्लोबल स्टील प्राइसेस। ठीक है, नेक्स्ट वी विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वी गो टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज द IT डिपार्टमेंट हैज़ अटैच्ड प्रॉपर्टी वर्थ ₹18,400 करोड़ अंडर द बेनामी एक्ट। तो क्या है ना कि IT डिपार्टमेंट बोले तो इनकम टैक्स, हाँ, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 18,400 करोड़ का जुलाई 2021 तक, हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेसिकली जुलाई 2021 जुलाई 2021 तक का 21 से लेकर के 2022 तक का अगर बात करें, तो बेनामी ट्रांजैक्शन एंड प्रोहिबिशन एक्ट के तहत उसने इतने का प्रॉपर्टी फाइल किया है, 18,400 का प्रॉपर्टी को फाइल किया है। ठीक है, और पर उन्होंने ये नहीं बताया है कि जो डेटा उन्होंने प्रोवाइड किया है वो अक्टूबर 24, 2016, हाँ, इसमें से अक्टूबर 2016 से पहले का कौन सा ट्रांजैक्शन है और अक्टूबर 2016 के बाद का कौन सा ट्रांजैक्शन है, ये उन्होंने क्लियर नहीं किया। 24 अक्टूबर 2016 बेसिकली इस दिन जो है बेनामी एक्ट जो है वो केम इनटू फोर्स, बेनामी एक्ट आया था। तो बेसिकली ये जो बेनामी एक्ट था वो एनैक्ट किया गया था 1988 में, और टू अमेंड किया गया था 2016 में। ठीक है, तो अगस्त 2022 में क्या है, अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला, कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव यूज ऑफ लॉ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। मतलब कि जब से एक्ट आया था 2016 में, इससे पहले का कोई भी जो बेनामी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है उसके ऊपर ये लॉ नहीं यूज़ किया जा सकता है, वे अनकॉन्स्टिट्यूशन होगा। दैट इज़ कि अथॉरिटीज़ विल बी डिबार्ड, हाँ, कि कोई भी इनिशिएट नहीं कर सकता है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन या फिर कॉन्फिकेशन नहीं किया जा सकता है फॉर जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है 2016 एक्ट से पहले, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसमें नहीं किया जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्ट। नेक्स्ट इज इंडिया टू एक्सपोर्ट ग्रीन एनर्जी टू सिंगापुर फ्रॉम 2025। तो इंडिया जो है पहले बार ऐसा होगा कि इंडिया का जो एक कंपनी है जिसका नाम है ग्रीनको, हाँ, ग्रीनको जो है वो सिंगापुर का केपल इंफ्रास्ट्रक्चर को, हाँ, ये अराउंड 2.5 लाख टन्स पर एनम जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो कि 2025 में एग्जीक्यूट किया जाएगा। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, थ्रू शिपमेंट के थ्रू किया जाएगा। तो ग्रीन एनर्जी में क्या, ग्रीन हाइड्रोजन, हाँ, और ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया, अमोनिया बोलते हैं NH3, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया, ये दो चीज़ एक्सपोर्ट किया जाएगा। और ये दैट दिस विल बी यूज्ड एज ए फ्यूल, हाँ, सिप का फ्यूल का ये तो काम करेगा। तो ग्रीको इंडिया जो है और एक पॉस्को के साथ भी साइन किया है, और इट इज़ गोइंग टू सप्लाई, क्या करेगा, 2025-26 में ग्रीन अमोनिया सप्लाई करेगा पॉस्को को। ठीक, तो ग्रीन अमोनिया बेसिकली होता क्या है कि ये जो अमोनिया जो बनाते हैं, अमोनिया कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन चाहिए और नाइट्रोजन चाहिए। तो हाइड्रोजन कहाँ से आता है, हाइड्रोजन विल बी ब्रॉट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O से, और नाइट्रोजन विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एयर। तो ये जो प्रोसेस है ये दैट हैज टू बी डन यूजिंग ओनली रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी यूज करके हम ये एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, हाँ। तो इफ ओनली रिन्यूएबल एनर्जी यूज किया जा रहा है और ये नेचुरल वे से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, नो केमिकल कॉम्पोजिशन इज इन्वॉल्व, देन कोई आर्टिफिशियल तरीका नहीं इन्वॉल्व है, देन इट इज नोन एज द ग्रीन फ्यूल। तो यही तो इंडिया एक्सपोर्ट करने वाला है ग्रीन एनर्जी टू सिंगापुर फ्रॉम 2025, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज इज सेकंड पेनल्टी imposed by Competition Commission of India fines Google 936 crore for anti-competitive Play Store policies। तो ऐसा ये सेकंड टाइम हुआ है कि गूगल को फिर से स्लैप किया गया है पेनाल्टी, इस बार 936.44 करोड़ का किया गया है, हाँ। तो ये कैलकुलेट कैसे किया गया है, 936 ही करोड़ फाइन करना है। तो बेसिकली 7% लिया है, 7% ऑफ सेल्स जो गूगल ने अचीव किया था फाइनेंशियल ईयर 19 में प्लस फाइनेंशियल ईयर 20 में, हाँ, और फाइनेंशियल ईयर 21 में, तीनों का जो सेल्स का फिगर है उसको लेके डिवाइड बाय 3 एवरेज कर दिया और उसका 7% ले लिया। तो फिर दैट केम टू बी अराउंड 7% ऑफ तीनों का एवरेज जो सेल्स था वो आया 13,377.65। ठीक है, तो ये अमाउंट आया, दैट इज इक्विवेलेंट टू 936
0.44 करोड़। ठीक है, तो इतना करोड़ का फाइन किया गया है गूगल के ऊपर। और ये ऐसा क्यों किया गया है, ताकि जो है एंटी मार्केट प्रैक्टिस जो गूगल कर रहा था उसके अगेंस्ट, और उसको सीज और डेजिस्ट ऑर्डर भी दिया गया है। और ये पेनल्टी बेसिकली गूगल जो कर अपना डोमिनेंट पोजीशन यूज कर रहा था, तो कर क्या रहा था एक्चुअली, तो गूगल ने क्या किया था कि मैंडेटरी कर दिया था कि आपको जो भी ऐप सर्विस प्रोवाइडर्स है, ऐप डेवलपर्स है, उनको जीपीपीएस का बीएस का यूज करना पड़ेगा। ये क्या है, गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम। मतलब कि कोई भी ऐप डेवलपर है तो उसको कंपल्सरीली गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम यूज करना पड़ेगा अगर उनको रिसीव करना है कोई पेमेंट। हाँ, कोई ऐप बिक रहा है थ्रू गूगल प्ले स्टोर, तो उनको जीबीपीएस के थ्रू ही पेमेंट रिसीव करना पड़ेगा। और ऐप डेवलपर्स जो है अपने ऐप में कोई भी सेपरेट ऑल्टरनेट लिंक नहीं दे सकते थे पेमेंट के लिए। उनको दे हैव टू यूज दिस फैसिलिटी फॉर पेमेंट, फॉर रिसीविंग पेमेंट एंड इन ऑर्डर टू मेक एनी पेमेंट। तो फिर इसलिए दिस इज अगेंस्ट द पॉलिसी, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइन किया। इससे पहले भी है थर्सडे को ₹1337.7 करोड़, दैट इज 1337 करोड़ का स्लैप किया था फाइन ऑन गूगल। क्यों? क्योंकि वो एंड्रॉयड मोबाइल सिस्टम में जो है कुछ ऐप्स को इंस्टॉल कर रहे थे। हाँ, और ये ऐप्स को अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता था, एंड इट वाज बेसिकली यूजिंग इट्स मोनोपोली पावर गूगल, जिस कारण की मार्केट में कंपटीशन कम हो रहा था। और मार्केट में ऐसा कंपटीशन कमीशन का काम होता है कि जो भी कॉम्पिटिटिव फेयर कंपटीशन हो, कोई भी मोनोपोली का पावर का यूज ना करे। इसलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इतना का फाइन किया था थर्सडे को, और फिर कल 936 करोड़ का अगेन वाज फाइंड ऑन गूगल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूज। द नेक्स्ट इज रूपी स्लाइड्स अगेन 7 पैसे टू क्लोज एट ₹82.81 अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो मंडे को क्या हुआ था, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वे नेट सेलर्स, उन्होंने सेल किया अराउंड 153.89 करोड़ मंडे को सेल किया। अपना जो इक्विटी होता है वो सेल कर देता है। हाँ, तो इक्विटी सेल करके वो क्या करता है, डॉलर ले जाता है अपना, तो डॉलर का डिमांड बढ़ जाता है, तो फिर रुपये डिप्रिशिएट होता है। पर क्या हुआ, डॉलर जो है ट्यूसडे को फिर $7 अप्रिशिएट किया एंड इट रीच 82.81। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो है वो घट गया। हाँ, ऑयल प्राइसेस घटने के कारण जो है जो डॉलर का डिमांड है वो कम होने लगा, तो डॉलर का डिमांड कम होने से रुपये अप्रिशिएट किया, लेकिन बहुत ही मार्जिनल अप्रिशिएशन है, 7 पैसे ही हुआ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूज। द नेक्स्ट इज क्रेडिट ऑफटेक स्टेक इन द डबल हेडेड ग्रोथ कर्व। सो अगर हम लोग एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो देयर हैज बीन ए ग्रोथ ऑफ 128.6 लाख करोड़ का ग्रोथ हुआ है अक्टूबर 2022 में। ठीक, तो ये ग्रोथ कितना है, अराउंड 17.9% ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर का। अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर का क्या मीनिंग होता है कि लास्ट ईयर एग्जैक्टली सेम मंथ में अगर हम कंपेयर करें इस साल, तो ये 17.9%, दिस इज सबसे ज़्यादा हाई ग्रोथ हुआ है पूरे एक डेकेड में अगर हम बात करें तो एब्सोल्यूट टर्म्स में क्या है कि इट हैज़ इन 7 अक्टूबर 2022 में इट हैज़ रीच फ्रॉम ₹128.6 लाख करोड़। हाँ, पहुंच गया है। 2021 में कितना था, 2021 में इट वाज 109 लाख करोड़। हाँ, तो फिर देयर हैज बीन इंक्रीज कितना हुआ, अराउंड 19.6 लाख करोड़ का इंक्रीज हुआ। ठीक, तो लास्ट एक साल में 19.6 लाख करोड़। और ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द इंक्रीज? पहला कि लो बेस इफेक्ट बोल सकते हैं। लो बेस इफेक्ट मतलब कि 109 कम था, अगर हम ज़्यादा को पहले कम से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा दिखेगा हमें। ठीक है, लो बेस इफेक्ट एक रीज़न है। दूसरा है कि रिटेल क्रेडिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। रिटेल क्रेडिट बोले मतलब क्या होता है, जैसे कि हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, हाँ, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तीसरा रीज़न हम क्या हो रहा है कि वर्किंग कैपिटल जो है उसका डिमांड बढ़ रहा है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जैसे कि कोई कंपनी चला रहा है, जैसे कि स्टील प्लांट चला रहा है, स्टील बनाता है, स्टील बेचा, पर बेचने के बाद जिसे बेचता है वो इमीडिएटली पैसे नहीं देता है इसे। हाँ, पैसे कुछ टाइम के बाद देगा, जैसे कि बोल दिया 6 मंथ्स के बाद देगा, तो फिर 6 मंथ्स तक उसके पास पैसे कम रहेंगे इसे, और स्टील प्रोड्यूस करना है तो कहाँ से लाएगा? तो वो जाता है बैंक के पास, बोलता है मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए क्योंकि ये रिसीवेबल्स आना अभी बाकी होता है। मतलब डे टू डे वर्किंग के लिए जो भी पैसे चाहिए होता है उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो इंक्रीज वर्किंग कैपिटल डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए भी क्रेडिट का डिमांड बढ़ा है। चौथा है कि
इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा, अगेन इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होगा तो फिर प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल ज़्यादा होगा, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल ज़्यादा होगा तो स्टील कंपनीज को फिर से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, तो इंक्रीज इन इन्फ्लेशन भी एक कारण है। फिर कैपिटल मार्केट से जो है लोग पैसे कम निकाल रहे, कैपिटल मार्केट बोले तो जो भी शेयर मार्केट है वहाँ से इक्विटी के थ्रू कम पैसे ले रहे हैं और बैंक के थ्रू पैसा ज़्यादा ले रहे हैं। तो कॉर्पोरेट एंटिटी ऐसा देखा जा रहा है कि वो बैंक बोरोइंग की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं कंपेयर टू कैपिटल मार्केट, क्योंकि कैपिटल मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल हो गया है अभी। सो दैट इज़ द रीज़न ऑल की तो हम लोग चाहते हैं कि फंड कोई भी कंपनी को रेज करना है तो या तो वो डेप्थ से कर सकता है, बैंक जा करके लोन ले सकता है, या तो फिर इक्विटी से कर सकता है। इक्विटी बोले तो कैपिटल मार्केट से ले सकता है। तो बेसिकली अभी लोग जो कॉर्पोरेट्स है वो डेप्थ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कंपेयर टू इक्विटी। सो दिस वाज द रीज़न बिहाइंड द क्रेडिट ऑफ टेक, जो डबल डिजिट ग्रोथ रेट हुआ 17.9% का। नेक्स्ट इज आरबीआई's गाइडलाइंस ऑन क्रेडिट कार्ड इन फोर्स फॉर सेकेंड मंथ इन एन इशूअर शट इनएक्टिव कार्ड्स। तो आरबीआई ने है क्या है कि एक गाइडलाइन दिया था कि डीएक्टिवेट करना है सारे कार्ड्स को जो भी एक साल से, हाँ, एक साल से ज़्यादा, एक साल से ज़्यादा तक अनयूज किया है तो उसे बंद करो, ऐसा डीएक्टिवेट करने के लिए बोल रहा है। तो अभी राइट नाउ अगर हम सिनेरियो का बात करें, हाँ, तो फिर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड जो है, जितना क्रेडिट कार्ड है मार्केट में वो घट गया इस कारण, क्योंकि डीएक्टिवेट करना पड़ रहा है। तो ग्रॉस बेसिस से बोले तो अराउंड 2.4% जो है डिक्लाइन हुआ है, मतलब 11 लाख, हाँ सॉरी 11 लाख क्रेडिट कार्ड्स डिक्लाइन हो गए। और इंक्रीज इस टाइम में पीरियड में इंक्रीज कितना हुआ, 8.1 लाख नया कार्ड इशू भी किया गया। तो अगर हम नेट का बात करें, देखिए 11 लाख कार्ड्स कम हुआ, 8.1 लाख नया इशू किया गया इस टाइम पीरियड में। तो इससे क्या हुआ, नेट बेसिस पे बोले तो 7.8 लाख कार्ड जो है, हाँ, अभी है राइट नाउ सितंबर 30 तक का बात करें तो, मतलब 11 माइनस 8.1, 7.9 अराउंड, हाँ। तो फिर सॉरी, right now there is 7.8, so 11 lakh minus 8.1, so there has been an in decline by 2.9 lakh। ठीक है, तो राइट नाउ ऑन ए नेट बेसिस क्या है कि 0.4% डिक्लाइन हुआ है, दैट इज डिक्लाइन बाय 2.9 लाख कार्ड्स। तो नेट बेसिस पे एक्चुअली में इंक्रीज हुआ है। अगर देखें तो 2.9, 11 लाख डिक्लाइन हुआ, 7.8, 8.1 इशू हुआ, तो नेट 2.1 डिक्लाइन हुआ, तो देयर इज अ डिक्लाइन बाय 0.4%। और राइट नाउ हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर, देयर आर 7.8 लाख कार्ड्स। तो क्रेडिट कार्ड जो है जितना भी आउटस्टैंडिंग है, ये आरबीआई का नया पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, सो इट इज़ एडवाइस कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसे रेगुलरली यूज़ करते रहिए। नेक्स्ट इज ताकि आपका कार्ड को डीएक्टिवेट ना किया जाए। नेक्स्ट इज अपर लेयर एनबीएफसी सीक आरबीआई's काउंसिल ऑन सिंप्लीफाइड ओनरशिप फॉर बैंक्स कन्वर्जन। तो आरबीआई ने पता है एनबीएफसी को बैंक में कन्वर्ट होने के लिए बोला था, हाँ, और पर इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व है। पहला प्रॉब्लम ये, पहले तो ये प्रॉब्लम था कि एनबीएफसी को भी कैश रिजर्व रेशियोज और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियोज जो आरबीआई के पास ये तो आरबीआई के पास मेंटेन करना होता है, ये अपने पास मेंटेन करना होता है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ द कैश या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह या गोल्ड, इसमें। और कैश रिजर्व रेशियो को बेसिकली कैश के फॉर्म में मेंटेन करना होता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एनबीएफसी के पास ऑलरेडी लिक्विडिटी क्रंच था, एनबीएफसी के पास लिक्विडिटी उतना था नहीं, और फिर ये भी मेंटेन करना है। तो फिर दैट वाज अ डिटरेंट, ये बहुत बड़ा डिटरेंट था अगर एनबीएफसी को बैंक में कन्वर्ट करना है तो और जो एनबीएफसी है वो बैंक में कन्वर्जन होने के लिए एलिजिबल होता है अगर ग्रेटर देन 40% जो होता है, ग्रेटर देन 40% ऑफ जो ग्रुप रेवेन्यू आता है। मतलब ग्रुप रेवेन्यू बोले तो कोई कंपनी है, बड़ा कंपनी है और इसका बहुत सारे सब्सिडियरीज है, हाँ, तो फिर दिस कंपनी इज नोन एज अ ग्रुप कंपनी। ये एक तरह का ग्रुप फॉर्म करता है जिसके कि प्रोमोटर्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, मतलब एक कॉमन प्रोमोटर रहता है, कोई एक प्रोमोटर जो कि यहाँ और इन तीनों में कॉमन हो, तो फिर दैट विल फॉर्म अ ग्रुप कंपनी। तो ग्रेटर देन 40% ऑफ द ग्रुप रिवेन्यूज जो है अगर फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस से आ रहा है तो फिर दे आर एलिजिबल फॉर बीइंग कन्वर्टेड टू एनबीएफसी। मगर इनका शेयर होल्डिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कुछ एनबीएफसीज है जिनका कि शेयर होल्डिंग, जैसे कि चोलामंडलम हुआ, ठीक है, चोलामंडलम फाइनेंस, उसके बाद श्रीराम ग्रुप है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है,
हाँ, बजाज फिनसर्व है। ये सब जो है इनका शेयर होल्डिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि श्रीराम का बात करें तो श्रीराम कैपिटल और श्रीराम वैल्यू सर्विसेज, इनका 48.61% शेयर होल्डिंग है। बजाज फिनसर्व का बात करें तो उसमें होल्डर बजाज होल्डिंग का और इन्वेस्टमेंट एंड बजाज फैमिली मेंबर्स का उनका 60.75% शेयर है। तो ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स शेयर होल्डिंग है। तो तो ये एनबीएफसी लोग बेसिकली आरबीआई के पास गया और बेसिकली क्लैरिफाई करने के लिए कि क्या करना चाहिए इनको, अपना ओनरशिप स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए, ये जानने के लिए आरबीआई के पास काउंसलिंग के लिए गए हैं। क्योंकि ये लोग भी चाहते हैं कि एनबीएफसी कन्वर्ट हो जाए बैंक में। तो 2016 में क्या हुआ था कि आरबीआई ने गाइडलाइन ऑप्शन दिया था, हाँ, कि एनबीएफसी कैन कन्वर्ट इनटू 2016 में इनटू द बैंक्स। हाँ, और तो उस टाइम में ये क्वेश्चन था कि क्या बिजनेस हाउसेज, ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस हिसाब से ये तो बिजनेस हाउसेज है, तो क्या कॉर्पोरेट्स या बिजनेस हाउसेज बैंकिंग सेक्टर में आ सकते हैं? नहीं, कॉर्पोरेट्स आर नॉट अलाउड टू बी ए पार्ट ऑफ द बैंक। एंड बेस्ड ऑन, तो इस क्लासिफिकेशन के बाद जो है शायद जो अपर लेयर एनबीएफसीज है, ये चार का जैसे मैंने नाम लिया, दे कैन बी बिकम एलिजिबल टू कन्वर्ट इनटू द बैंक्स। द नेक्स्ट न्यूज इज धनलक्ष्मी गेट्स रिलीफ फ्रॉम द केरला हाई कोर्ट। तो धनलक्ष्मी बैंक जो है उसके ऊपर केस किया था 4 पेटिशनर्स ने मिल करके, और वो चारों पेटिशनर्स जो थे बोर्ड मेंबर्स थे। हाँ, ठीक है, मेंबर ऑफ बोर्ड्स थे। तो वो जाकर के केस किए थे और पहले तो उनके फेवर में गया था केस, लेकिन फिर बैंक ने दोबारा से चैलेंज किया कि उनका अपॉइंटमेंट दोबारा, अगर अपॉइंटमेंट होना है इन 4 बोर्ड मेंबर्स का, तो उनको आरबीआई का जो भी फिट एंड प्रॉपर कंडीशंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो बाद में पता चला कि नहीं, वो दे आर नॉट फिट। तो फिर बैंक ने केस जीत गया। साथ में धनलक्ष्मी बैंक को केरला हाई कोर्ट ने ये भी इजाज़त दे दिया कि दे कैन इशू राइट इशू, वो इक्विटी लॉन्च कर सकते हैं फॉर ₹131 करोड़ का। हाँ, जो जून महीने में उन्होंने प्लान किया था। तो वो दे कैन रेज द कैपिटल, हाँ, फ्रॉम द टाइट, और अभी राइट नाउ धनलक्ष्मी बैंक इज अंडर द टाइट मॉनिटरी रिव्यू ऑफ आरबीआई के टाइट मॉनिटरी रिव्यू में है। क्यों? क्योंकि इनका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है हमें, हाँ, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 9% का मेंटेन करना पड़ता है। तो इनका कैपिटल बहुत वीक है कैपिटल स्ट्रक्चर, इसलिए दे आर राइट अंडर द टाइट मॉनिटरी रिव्यू ऑफ आरबीआई। और अगर इस इस ऑर्डर के तहत, हाई कोर्ट का ऑर्डर के तहत, अगर ये लोग 131 करोड़ रुपीज़ रेज कर पाते हैं थ्रू कैपिटल मार्केट, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा होगा धनलक्ष्मी बैंक के लिए कि जो आरबीआई के टाइट मॉनिटरी रिव्यू से बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट इज देयर इज अ चैलेंजिंग जॉब फॉर ऋषि सुनाक। हम सबको पता चल ही गया कि ऋषि सुनाक अब यूके का प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं। ही विल बी द ओनली इंडियन हिंदुयन जो कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है इनके लिए। क्यों चैलेंजिंग होगा? क्योंकि राइट नाउ बहुत ज़्यादा इनको स्पेंडिंग को रिड्यूस करना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन में राइट नाउ स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा था, स्पेंडिंग घटाना पड़ेगा। वहाँ यूरोप में इकोनॉमिक स्लो डाउन है, हाँ, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रखा है। फिर बोरोइंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो ऑफकोर्स कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी ज़्यादा रहेगा। फिर जो एनर्जी का क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस से क्या हो रहा है कि एनर्जी बिल बहुत ज़्यादा है। हाँ, फिर उनको रिव्यू करना पड़ेगा बहुत सारे क्रिटिकल एरियाज़ में जहाँ पे कि स्पेंडिंग किया कर रहे हैं गवर्नमेंट, बहुत ज़्यादा फिजिकल स्पेंडिंग हो रहा है, जैसे कि हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, पेंशन स्कीम्स है। इन इन हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, पेंशन, ये सब में स्पेंडिंग को उनको कट करना पड़ेगा। फिर बहुत बड़ा चैलेंज एक ये भी है कि रिसेशन अभी आने वाला है, और मतलब ऑलमोस्ट आ गया है। 2023 में इट इज़ एक्सपेक्टेड कि पूरा रिसेशन आ जाएगा। तो दैट इज़ अ बिग इशू। और फिर जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है राइट नाउ, अभी जस्ट 45 डेज में लिस्ट ट्रस्ट ने रिज़ाइन किया, तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इसको भी देखना पड़ेगा। तो देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, हाँ, जो विच इज़ गोइंग टू बी फेस्ड बाय हिम, एंड लेट्स सी इफ ही इज़ एबल टू स्टैंड आउट और नॉट। The next thing is CAG to conduct comprehensive audit of country's health sector। तो कंट्रोलर, CAG मतलब हो गया कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। इनका बेसिकली काम होता है कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी अगर कंपनीज है तो उसका ऑडिट किया जाता है। तो CAG अब जो है वो ऑडिट करेगा। और दो प्रोग्राम्स है, जैसे कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, हाँ, इसका, और आयुष्मान भारत है। तो ये सब हेल्थ रिलेटेड है।
स्कीम्स है, और इन दोनों का भी स्कीम्स का ऑडिट अब क्या करेगा, कॉम्प्रिहेंसिवली करेगा। अब जो है पहले जो है ऑडिट जो होता था वो बेसिकली कुछ रिसर्च के बेसिस पे होता था। हाँ, स्टेट लेवल जो है जनरल कोई सब्जेक्ट उठा लिया जाता था, जैसे कि हेल्थ मैनेजमेंट। हाँ, स्टेट लेवल का हेल्थ मैनेजमेंट ले लिया, या फिर प्रोक्योरमेंट कोई चीज़ का कर रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रोक्योरमेंट हो रहा है या कोई वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट हो रहा है, तो एक चीज़ को लेकर के ऑडिट किया जाता था। लेकिन अब वैसा नहीं होगा। कैग ने कहा है कि वो कॉम्प्रिहेंसिवली कुछ पैरामीटर्स बनाएगा। हाँ, कुछ पैरामीटर्स बनाएगा और उसका ऑब्जेक्टिव देखेगा कि उन पैरामीटर्स का, और चेक करेगा कि वो पैरामीटर्स अचीव हुआ कि नहीं, उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं, उसका रिस्क एनालिसिस करेगा और रिस्क का मिटिगेंट्स देगा। तो अब जो है कैग थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को करना का सोच रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो है कुछ एक स्पेसिफिक यूज़ के इश्यूज़ को लेकर के किया जाता था, प्रोक्योरमेंट को लेके, हेल्थ मैनेजमेंट को लेके। तो और अब जो है ये एक और चीज़ है कि अब क्या होगा कि वो पूरा एंटायर कंट्री का किया जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्टेट का कर लिया और दूसरे दूसरे स्टेट का, ऐसा नहीं। एक एक स्टेट करके हर स्टेट को एक एक करके करके और फिर एज ए एग्रीगेट पूरा एंटायर इंडिया का वो पिक्चर चेक करेगा कि इज इट एबल टू अचीव अ स्टैंडर्ड इन हेल्थ सेक्टर और नॉट। तो जैसे ये क्या करेगा 5 साल में, 2015 से मान लीजिए 2020 तक में, ये चेक करेगा, पैरामीटर्स लेगा, जैसे कि हॉस्पिटल्स में बेड्स कितने हैं, शॉर्टेजेस तो नहीं है बेड्स में। कोई अगर जैसे कोई स्टेट है उसने कुछ बताया कि नंबर ऑफ पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, वो इतने सारे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स को अचीव कर लेगा, तो 5 साल में चेक किया जाएगा कि इज इट वॉज द स्टेट एबल टू अचीव, ये नंबर ऑफ पब्लिक हेल्थ सेंटर्स अचीव कर पाया कि नहीं। हाँ, और वो एसेस करेगा 5 साल में कि वो उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा हुआ। तो सारे स्टेट्स का करने के बाद एक एग्रीगेट इंडिया का एज ए पिक्चर हेल्थ का रिपोर्ट वो जनरेट करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैग टू कंडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट इन द हेल्थ सेक्टर। नेक्स्ट, सेवरल स्टार्टअप्स इन इंडिया में लूज देयर यूनिकॉर्न स्टेटस। तो यूनिकॉर्न मतलब क्या होता है कि यदि कोई कंपनी जो है, हाँ, $1 बिलियन का वैल्यूएशन अचीव करता है, तो फिर दैट बिकम्स अ यूनिकॉर्न। तो वैल्यूएशन, ये क्या, वैल्यूएशन का बहुत सारा मेथडोलॉजी होता है, जैसे कि कैश फ्लो को देखते हैं, फ्यूचर कैश फ्लोज को एस्टिमेट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और फिर देखते हैं कि उसका क्या वैल्यूएशन है। तो फिर बहुत सारे मेथड्स है। तो अगर वैल्यूएशन $1 बिलियन होता है तो फिर दैट इज कंसिडर्ड एज ए यूनिकॉर्न कोई स्टार्टअप का। पर हाँ, वो अनलिस्टेड होना चाहिए, ऐसा नहीं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वाई आर वी टॉकिंग कि ये लूज कर सकते हैं। तो लूज बेसिकली जो है फंडिंग जो है स्टार्टअप्स को, वो फंडिंग नहीं मिल पा रहा राइट नाउ। जो इकोनॉमिक सिनेरियोज है, रिस्की है, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड नहीं दे रहे हैं, और बहुत सारी डील्स जो है वो लॉक नहीं हो रहा है, वो बेसिकली डील्स हैंग, कहीं फंस जा रहा है। तो दैट इज दीज आर द रीजंस कि वो रेज नहीं कर पा रहे हैं फंड, जो भी अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस है। हाँ, इस कारण से स्टार्टअप को फंड नहीं मिल रहे हैं, तो उनका वैल्यूएशन, जो कैश फ्लोज है वो घट रहा है, तो फिर वैल्यूएशन भी कम हो रहा है, लेस देन 1 मिलियन। अगर हम लास्ट 5 साल का अगर हम लोग बात करें, हाँ, इन लास्ट 5 ईयर्स जो है स्टार्टअप जो है जो 1 बिलियन मार्क से कम हो गया, वो 7 इन नंबर है। 7 स्टार्टअप्स जो है वो डेट हैज वैल्यूएशन, देयर वैल्यूएशन हैज डिक्रीज लेस देन 1 बिलियन, तो अब वो नहीं रहे यूनिकॉर्न्स। तो पहले हम 105 यूनिकॉर्न्स थे, जो कि घट गया। राइट नाउ अब कितना है, 84 यूनिकॉर्न्स है। 105 से हम लोग 84 हो गए। तो इसमें से 7 स्टार्टअप का तो 1 बिलियन से कम हो गया वैल्यूएशन। हाँ, जैसे कि कौन कौन से स्टार्टअप है, स्नैपडील है, सॉफ्ट क्लूज है, पेटीएम है, और 10 स्टार्टअप्स जो है वो लिस्टेड हो गए। तो दे आर नॉट कंसिडर एज लिस्टेड वाले को हम लोग यूनिकॉर्न नहीं बोल सकते हैं। तो दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैज reduced from 105 to 84. Next is RBI's liquidity infusion largest since April 2019, हाँ, as surplus the sinks। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इंजेक्ट किया था द लार्जेस्ट क्वांटम ऑफ फंड इन द बैंकिंग इंडस्ट्रीज लास्ट 3.5 years में, जिससे कि बहुत ज़्यादा सरप्लस हो गया था विद द बैंकिंग और बैंकिंग सेक्टर में। और ये एक्चुअली सरप्लस जो है बहुत ज़्यादा कम डिक्लाइन हो गया था। आरबीआई को फिर इन्फ्यूज़ करना पड़ा था मैक्सिमम, जो लार्जेस्ट है 2000 अप्रैल 19 से। तो बेसिकली आरबीआई हर समय लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करता ही रहता है। जब भी आरबीआई को ऐसा फील होता है कि नहीं है बैंकों के पास, तो ये थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस बेसिकली बोलते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई जो है कोई भी सिक्योरिटीज़ है
हाँ, उसको बाय बैक कर लेता है। तो सिक्योरिटीज बाय करेगा तो बदले में आरबीआई को रुपीस देना पड़ेगा। तो जो भी बैंक होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देता है आरबीआई को, आरबीआई बदले में उसे पैसे देता है। इससे बैंक के पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ जाता है। बैंक के पास लिक्विडिटी आएगा तो फिर बैंक तो इसको अपने पास रखेगा नहीं पैसे को, इसे लेंड करेगा। तो लेंड करेगा तो क्या होगा, लेंड करने से जो पब्लिक को है वो एट लोअर इंटरेस्ट रेट पे लेंड करना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो पब्लिक को पैसे मिलने लगेंगे, तो बेसिकली लोग जो है इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट, इंडस्ट्री जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, ग्रोथ होगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, एक्सपोर्ट होगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो ऑल दीज थिंग्स आर लिंक्ड। एंड आरबीआई तो अभी तक जो है सिंस अप्रैल 2019 में बोल करे तो बहुत ज़्यादा इन्फ्यूजन किया है क्योंकि सरप्लस घट गया था। तो दिस वर ऑल द न्यूज़ दैट वी केम अक्रॉस। तो 3.5 ईयर में सबसे ज़्यादा था। तो और हाँ, रिसेंटली कोरोना के टाइम में तो हम लोग देखे ही कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इश्यूज आ रहे थे। राइट नाउ अगेन जो है प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि बैंक के पास लिक्विड पार्क हो रहे हैं, तो आरबीआई को वो इन्फ्यूज़ करना पड़ता रहता है। सो दिस वाज द न्यूज़। सेवरल स्टार्टअप इन इंडिया may lose their unicorn status. CAC set to conduct comprehensive audit of the country's health sector. Challenging job for the Rishi Sunak. Dhanlakshmi Bank gets relief. Upper layer NBFC seeks RBI counsel. Credit card, the number of credit card has declined. And the credit, overall credit in the economy has improved. Rupee again raised by 7 paise. Competition Commission of India slaps 936 crore rupees. On Google, India will be exporting green energy in 2025. और IT department जो है attaches properties 18,400 crore under Benami Act. So these were all the news. And the lastly, the global steel prices has come under the pressure. So these are all the news. If you like the video, please like, share and subscribe. It really motivates you when you subscribe my channel. And I'll be working hard and bringing all the stuffs related to the economics, finance and the banking sector so that you be updated. Thank you so much. Stay tuned.